नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। स्वागत है आपका यूपी की ललकार में। देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव को कराने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस दिशा में रास्ता साफ हो गया है और जल्द ही केंद्र सरकार इसे लेकर विधेयक ला सकती है। सरकार की कोशिश है कि केंद्र सरकार के इसी टेन्योर से ये व्यवस्था लागू कर दी जाए। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था भारत जैसे देश के लिए आसान रहेगी और क्या राज्यों में इसे लागू करा पाना इतना आसान होगा? क्या है चुनौतियां, इसे लेकर आज समझेंगे। लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक देश एक चुनाव की बन गई राह। कैबिनेट की मंजूरी के बाद खुलेंगे द्वार। 2029 से पहले लागू करने की तैयारी। अमल में उतारने से पहले चुनौती भारी। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है, लेकिन उत्सव भी कभी कभी अच्छा लगता है। ऐसा कोई साल नहीं जब किसी न किसी राज्य में चुनाव ना हो। कभी लोकसभा चुनाव, कभी राज्यों के विधानसभा चुनाव, कभी स्थानीय निकाय के चुनाव, तो कभी पंचायतों के चुनाव। इसकी सबसे बड़ी कीमत विकास कार्यों को चुकानी पड़ती है, क्योंकि आचार संहिता के बाद सारा कुछ ठप हो जाता है। ऐसे में चुनावी चक्र को व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसका काम था देश में एक साथ चुनाव कराए जाने पे विचार करना। इसके तहत लोकसभा के साथ ही सभी तरह के चुनाव कराने पे विचार हुआ। राज्यों के विधानसभा, स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव साथ कराने पे कमेटी ने मंथन किया। पीएम मोदी लगातार एक साथ चुनाव की वकालत करते रहे हैं। पीएम के मुताबिक बार बार चुनाव से विकास में बाधा आती है। बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में भी इसे जगह दी थी। आजादी के बाद 1951 से 1967 के बीच एक साथ चुनाव हुए। बाद में राज्यों के पुनर्गठन के बाद शेड्यूल बदलता गया। एक देश एक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि चुनाव का खर्च घट जाएगा। अलग अलग चुनाव कराने पर हर बार भारी भरकम राशि खर्च होती है। बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ पड़ता है, क्योंकि उन्हें बार बार चुनाव ड्यूटी करनी पड़ती है। एक बार में चुनाव निपट जाए, केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पे फोकस करेंगी। बार बार वो इलेक्शन मोड में नहीं जाएंगी और विकास के काम पे ध्यान दे सकेंगी। एक ही दिन चुनाव होने से वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी। वोटरों के लिए तब चुनाव सही मायनों में उत्सव होगा। लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव एक बार ही होगा। लगातार चुनाव के कारण भी वोटरों की संख्या घट रही है। हालांकि एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट जितना अच्छा है, उसकी चुनौतियां भी कम नहीं है। खासकर इसे अमली जामा पहनाने में केंद्र सरकार को अच्छी खासी कसरत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुमकिन तभी हो पाएगा जब संविधान में संशोधन किए जाएं। इसे कानून बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। राज्यों की विधानसभाओं से भी पास कराना बड़ी चुनौती होगी। लोकसभा और विधानसभाओं को इसके लिए भंग करना होगा। सरकार की चुनौती और ज्यादा तब बढ़ेगी जब कोई विधानसभा बीच में भंग हो जाती है। ऐसे में एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखा जाए? कहते हैं कुछ बदलाव के लिए शुरुआत जरूरी है। देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर शुरुआत तो हो चुकी है और कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन 2029 से पहले इसका सिस्टम बना पाना और लागू कर पाना केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो एक देश एक चुनाव को लेकर जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दरमियान हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से समय समय पर इसको लेकर बात रखी गई थी और एक बड़ा एजेंडा रहा है, और अब ये केंद्रीय कैबिनेट से पास हुआ है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि राज्यों के विधानसभा, स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव साथ कराने पर कमेटी ने मंथन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस कमेटी ने पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक साथ चुनाव की वकालत करते रहे हैं और इसी को लेकर कमेटी ने मंथन किया। पीएम के मुताबिक बार बार चुनाव से विकास में बाधा आती है। बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में भी इसे जगह दी थी। आजादी के बाद 1951 से लेकर 1967 तक
एक देश एक चुनाव के तहत ही चुनाव हुए, इसके बाद राज्यों का पुनर्गठन हुआ और ये व्यवस्था फिर बदलती गई। और वोटरों के लिए तब चुनाव सही मायनों में उत्सव होगा। लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव एक ही बार होगा। लगातार चुनाव के कारण वोटरों की जो संख्या है वो भी घटती है। ऐसे में इसके तो एक देश एक चुनाव को लेकर आज सियासी सुगबुगाहट जहां तेज हुई है, वहीं तमाम तरह की बयानबाजियां भी हो रही हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी से। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं जेएनपी से। और इसके अलावा हमारे साथ अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस की प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अश्विनी जी आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, एक देश एक चुनाव की जो सुगबुगाहट थी, वो सुगबुगाहट आज और भी ज्यादा तेज हो गई जब कमेटी की जो सिफारिश है वो कैबिनेट से उसे मंजूरी मिली है। अब क्या राहें आगे की बनती हुई नजर आ रही हैं और किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? दीपिका जी, बहुत ही शानदार कार्यक्रम के तहत और बहुत बड़े फैसले के तरफ भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बढ़ी है और आज कैबिनेट से पास हुआ है और आने वाले दिनों में हमको लग रहा है 2029 में ये लागू हो जाएगा। इसके पीछे देखना ये होगा कि पूरे देश में जो संसाधनों का इधर से उधर दिक्कत में था, जैसे अध्यापकों की ड्यूटी लगती थी या फोर्स की ड्यूटी लगती थी या पैसे का बेजा इस्तेमाल होता था, सब लगभग रुक जाएगा और बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जिसमें हमको आपको रिलीफ नजर आएगा। वन नेशन वन इलेक्शन आज हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब 51 से चुनाव हो रहा था तब से और 67 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ है और उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, न कांग्रेस को थी न किसी और दल को थी। कोई दल तो थे नहीं उस समय, कांग्रेस थी, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनकी सरकार थी। आज अगर होगा तो 100 दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिस पर आज जिस कैबिनेट का फैसला आया है, वो रिपोर्ट थी रामनाथ कोविंद कमेटी की। कोविंद कमेटी को रिपोर्ट को किसी ने नहीं पढ़ा दीपिका जी, किसी ने पढ़ने की जहमत नहीं उठाई और 100 तरह के सवाल। मैं बहुत देर से, जब से ये कैबिनेट का फैसला राष्ट्रीय चैनलों पर चल रहा, मैं कई राष्ट्रीय चैनलों पर बाइट दे चुका हूं, कई चैनलों पर देख रहा था। उसके प्रवक्ता आकर अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं कि उसमें ये व्यवहारिक दिक्कत है, ये समस्या है, जिसका चुनाव हो जाएगा उसका क्या होगा, जिसका नहीं हुआ है उसका क्या होगा। तो भाई ऐसे सरस्वती विहीन लोगों से मेरा अनुरोध है कि उस पूरे रामनाथ कोविंद जी जो कमेटी के अध्यक्ष थे, उस कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ लिया जाए। पब्लिक डोमेन में है वो और उसमें सभी चीजों का वो किया गया है और उसके बावजूद आज कैबिनेट का फैसला आया है। इसके बाद राज्य सरकारों को भेजा जाएगा, जनता की राय ली जाएगी। अभी बहुत कुछ बाकी है अश्विनी जी, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं। अभी सिर्फ कैबिनेट से, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कैबिनेट से मंजूरी मिली है, लेकिन आगे की राहें भी अभी कुछ आसान नहीं है क्योंकि जिस तरह से ये संविधान में संशोधन का विषय है, ऐसे में हर एक विधानसभा में भी ये जाएगा। अब वहां चुनौती आप लोगों के लिए बड़ी बनकर आएगी। खैर, मैं आऊंगी आपके पास। चंद्रमोहन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, आज जिस तरह से एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिली है, इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, सबसे पहले एक राष्ट्र एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है और वो एजेंडा अपने जो विफलता है उसको छुपाने के लिए है। क्योंकि जिस देश के अंदर एक मत और एक राय कभी बनी ना हो और भाजपा के शासनकाल में आकर, तो वो एक राष्ट्र एक चुनाव पे कैसे जा सकते हैं? जिस देश के अंदर और जिस भारतीय जनता पार्टी के शासन के काल में एक देश का नाट्य सब धर्मों में बांट दिया जाए और सब धर्मों की बात करी जाए और एक धर्म को ऊपर करा जाए, तो एक राष्ट्र एक चुनाव कहां से काबिल हो जाएगा? और इस देश के अंदर जब 265 रजवाड़ों की के साथ देश बना था, उस सब की स्टेटों के अंदर अलग अलग भागीदारी है। उन सबको इंप्लीमेंट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा है वो उसके पास अभी तक है नहीं, ना उसने दिखाया है। और
इससे पहले सिर्फ कोरी राजनीति करने के लिए, ताकि देश की जनता और मीडिया का ध्यान जो देश की महंगाई, बेरोजगारी और देश के अंदर चाइना के द्वारा किए गए कब्जे से हट जाए। चंद्रमोहन जी, उसके लिए इसे एक यहाँ रोकना चाहूंगी आपको, क्योंकि आपने इसे एक एजेंडा कहा, लेकिन इससे पहले ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव की बात हो रही है। हमने देखा है कि जिस तरह से जब पहले चुनाव हुए देश में और 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही पूरी प्रक्रिया हुई है, तब तो कांग्रेस सत्ता में थी, तो क्या तब भी इसको एक एजेंडा मान लिया जाए? देखिए, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। यही कारण तो है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस मुक्त भारत करते करते 10 साल हो गए, और 11वें साल के अंदर आने के बाद भी आज कांग्रेस युद्ध भाजपा हो गई। आज भाजपा के पास उसी एजेंडे के कारण ना तो नेता है, ना प्रवक्ता है, ना खुद के मंत्री है, ना चीफ मिनिस्टर है। इसलिए तो उनकी पार्टी के अंदर बगावत होती है, क्योंकि उनके अपना एजेंडा, जो पार्टी जिस विचारधारा के साथ चलती है, उस विचारधारा ने तो इस देश के राष्ट्रीय एजेंडे को स्वीकारने के लिए कई वर्ष गुजार दिए, जबकि देश की आजादी के अंदर कई साल गुजर गए थे। चलिए, और ठीक है, उसी की विचारधारा के साथ अब आगे आना ठीक चाहते है। हैं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया अश्विनी जी देना चाह रहे हैं, उसके बाद अन्य मेहमानों का रुख करेंगे। जी अश्विनी जी। कांग्रेस के पास बोलने के लिए दीपिका जी कुछ है नहीं। तो हमारे मित्र अच्छे प्रवक्ता हैं, मित्र हैं हमारे, लेकिन ये जलेबी बना रहे हैं। चाइना तक चले गए कब्जा, जबकि नेहरू जी ने दान कर दिया था उस बंजर जमीन को, उसकी चिंता नहीं करेंगे। तो चाइना जाने की जरूरत नहीं है। आपने जो सवाल किया 51 से 67 तक अच्छा था, अब खराब हो जाएगा। देखिए क्या जवाब मिल रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन में इन लोगों को दिक्कत सिर्फ ये है कि विरोध के लिए विरोध करना है, क्योंकि इन्होंने जो किया वो अच्छा था। 56 साल तक इन्होंने शासन किया, बहुत अच्छा था। आज जमीन आसमान का अंतर हो गया है। अरे भाई, पहले जब देश आजाद हुआ तो एक ही पार्टी आपकी थी, तो वहीं से नेता निकल कर चाहे जहां भी गए हो, आप कह लीजिए सारे, तो क्या आपने बांड साइन कराए थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई नेता कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएगा? और तो उनके पास मुख्यमंत्री नहीं है। अरे भाई, आज वो कहते ना, आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी पानी पी पी कर कोसते हैं कांग्रेस को कि कुत्ते को बिस्किट खिलाया जा रहा था, राहुल गांधी चलिए, हमसे बात नहीं कर ठीक है रहे अश्विनी थे। जी, उस पर तो वो कभी सब फिर मामला चर्चा नहीं। करेंगे। आज वन हमारे नेशन साथ वन और भी इलेक्शन का गेस्ट मामला है, हमारा इंतजार इसी कर रहे मुद्दे पर रहना हैं। है आशीष श्रीवास्तव जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की जब अगर प्रणाली लागू होती है, तो ऐसे में क्षेत्रीय दल जो है, छोटे दल जो है, जो उभर रहे हैं और अपनी जमीन बना रहे हैं, वो भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ऐसे क्षेत्रीय दल और छोटे दल जो हैं, वो किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन को देख रहे हैं अगर ये प्रणाली लागू होती है तो? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस डिबेट में शामिल करने के लिए। मेरे सभी पैनलिस्ट को मेरा नमन। मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जय हिंद नेशनल पार्टी। देखिए, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ दो पार्टियों के बीच का मुकाबला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। यह देश के लिए कितना उचित है उस पर चर्चा होना चाहिए। तो मैं अश्विनी जी से भी निवेदन करूंगा और प्रवक्ता कांग्रेस से भी निवेदन करूंगा कि देश संबंधित बात कीजिए, तो लोगों को थोड़ा सी एक क्लैरिटी है कि करना क्या चाहते हैं। आप सिर्फ कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी की बुराई कर रही है, ये ठीक नहीं है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा है तो ये देश के मुद्दा है। आर्थिक तौर पे क्या फायदा है, मानसिक तौर पे क्या फायदा है, सामाजिक तौर पे क्या फायदा है या नुकसान है, सारे पैरामीटर्स पे, इस पे हमें डिबेट करना पड़ेगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलना ये नहीं प्रूफ करता कि इसको अपर हाउस और लोअर हाउस से भी अप्रूवल मिल जाएगा। ये डिबेट का विषय है और ये बहुत बड़ा डिबेट होगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसको पारित कराना। इसमें अपने फायदे हैं तो चैलेंजेस भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। तो इन चैलेंजेस को समक्ष एक पटल पे लाना होगा, और फिर बड़े दल, छोटे दल, उभरते हुए दल, सभी को सामंजस्य बैठा के तब एक सामूहिक निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है निरंजन जी, आपने सभी पैनलिस्ट को सुना होगा। मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि चंद्रमोहन जी ने भी अपना वक्तव्य रखा, अश्विनी जी ने, और अभी हम जिस तरह से सुन रहे थे आशीष जी को भी, क्या आपको लगता है कि जो विरोध हो रहा है वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध, जिस तरह से अभी अश्विनी जी ने कहा कि केवल विरोध के लिए विरोध हो रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये प्रणाली
भारत में पहली बार लागू की गई है, इससे पहले भी ये प्रणाली रही है। और अभी जिस तरह से आशीष जी ने जिक्र किया कि ये किसी पार्टी के बीच की लड़ाई नहीं है, इसमें हमें देश के स्तर पर बात करनी चाहिए, तो इस मामले में आपको क्या लगता है? देखिए दीपिका जी, मैं यहाँ पे चर्चा तो करने बैठा था दूसरे दो बिंदुओं की, जो इसी के तहत दो बिंदु थे, इसके फायदे और नुकसान की। लेकिन अब आपने जो प्रश्न कर दिया, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये कांग्रेस जो है वो अपने आप के आगे आई तो लगाती है, यानी कि कांग्रेस इंदिरा तो लगाती है, चाहे उसको आईएनसी बोल दीजिए, कांग्रेस आई बोल दीजिए, इंदिरा कांग्रेस बोल दीजिए, ये लगाते तो हैं, लेकिन इन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि विस्मृत कर दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इंदिरा गांधी जी के जो विचार थे, उनसे आज के बिल्कुल भिन्न विचार है। आज का नेतृत्व मुझे समझ में नहीं आता कि इंदिरा गांधी जी से इतना भिन्नता रखता क्यों है विचार के अंदर। चाहे उसके अंदर जाति का मुद्दा ले लीजिए, अभी जो वन इलेक्शन और वन नेशन वाला जो मुद्दा है, इसके अंदर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सन 1982 के अंदर 1982 के अंदर चंद्रमोहन जी, इंदिरा गांधी जी ने इस वन नेशन वन इलेक्शन की दोबारा से अवधारणा दी थी, चुनाव आयोग से इसकी सलाह मांगी थी, और चुनाव आयोग ने उस टाइम कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में रहेगा, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट चली थी। और उसके बाद में सन 1999 में चर्चा हुई दीपिका जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, 99 को छोड़ दीजिए, उस टाइम तो अटल जी की सरकार थी, लेकिन जब इंदिरा जी की जो विचारधारा थे, उससे आप इतना डिफर कैसे चले गए? निश्चित रूप से इस चीज को स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा देश आज की तारीख में समझ लीजिए एक संघ शासित देश है, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, हमने संघवाद को अपनाया है, और इस संघवाद के अंदर जिस तरीके से अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दे, अलग अलग मैटर, अलग अलग सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, वहां पे इसको लागू करना एक बड़ी चुनौती है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके से हमारा लोक अधिनियम 1951 है, सबसे पहले तो आपको उसके अंदर संशोधन करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ेगी, जो मुझे नहीं लगता है कि टीडीपी और जेडीयू भी शायद हो सकता है इस चीज के अंदर समर्थन में आए। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसकी कांग्रेस तो जबरदस्ती मुखालफत कर रही है। वास्तव में तो इसके लिए क्षेत्रीय पार्टियां अगर इसकी खिलाफत करती नजर आए तो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस तो इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित कांग्रेस होगी, इसके अंदर बीजेपी से भी ज्यादा लाभान्वित होगी कांग्रेस, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है और आज नेतृत्व में है, उसको खड़ा होने का मौका मिलेगा। अश्विनी जी, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अब ट्वीट करके वन नेशन वन इलेक्शन का एक अपना सकारात्मक रुख दिखाया है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अब सियासी सुगबुगाहट तेज है, ऐसे में क्या वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जो प्रणाली चल रही है, तो यूपी में मान लिया जाए कि 2027 की जगह अब 2029 में हमें चुनाव देखने को मिल सकते हैं, या क्या प्रणाली रहेगी? देखिए दीपिका जी, अभी आशीष जी ने जो दो तीन मुद्दे उठाए, और एकदम डिबेट का विषय, आशीष जी आपने हमारी लाइनों पर गौर नहीं किया। मैंने कहा कि ये अभी कैबिनेट से पास हुआ है, अभी दोनों हाउस से पास होना है, उस बीच में अभी शीतकालीन सत्र के बाद हो सकता है अभी राज्यों में भी जाएगा, ये जनता की राय ली जाएगी, बहुत कुछ डिबेट का अभी मुद्दा बचा हुआ है, क्योंकि ऐसे नहीं लागू होगा, ये सर्वसम्मत से लागू होगा। और इसमें कई सकारात्मक पहलू दिखाई दे रहे हैं जो आपने उठाया, जो आपने वित्तीय लाभ की बात की, आपने और सामाजिक लाभ की बात की, तो सारे इसमें निहित हैं। और हमने कोई ऐसा नहीं कि हमने थोप दिया है, हमने अभी आज कैबिनेट में पास कराया है। क्योंकि रामनाथ कोविंद कमेटी की चर्चा मैंने की, उस चर्चा ने इस पूरे वन नेशन वन इलेक्शन को एक राह दिया है। अब उस रास्ते में कई नए ईंटें रखी जाएंगी, कुछ उसमें से गलत होंगी वो निकाली जाएंगी, बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आगे बढ़ते समय उसमें जोड़ा जाएगा और निकाला जाएगा। लेकिन एक जो है ब्लूप्रिंट मिला है, उस ब्लूप्रिंट पर सरकार आगे बढ़ेगी। और उसमें जो आपने पूछा दीपिका जी कि क्या किया जाएगा, देखिए अभी जो सुझाव है, जैसे मान लीजिए कि 27 में मणिपुर का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव होंगे जी। साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि 27 में इसका चुनाव है, तो वो चुनाव जब होंगे तो वो 2 साल के लिए होंगे। अगर मान लीजिए किसी का चुनाव
28 के बिल्कुल। और अश्विनी मध्य जी, में। ठीक बात आपने कही है कि जो सिफारिश है, अगर उसको उसके हर एक पहलू को पढ़ेंगे तो हो सकता है इन सबके जवाब जी। मिल सके और आगे भी मंथन का विषय है, जिस तरह से आपने जिक्र किया। आशीष जी, आपने जो मुद्दे उठाए थे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि किस तरह से पूरी कार्यप्रणाली चलने वाली है वन नेशन वन इलेक्शन पर। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी भाई, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। लेकिन क्या है, देखिए सत्य ये है कि इसके आर्थिक पहलू के बारे में यहाँ चर्चा अभी भी नहीं हो रही है। हम ओपन डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ का खर्च हुआ था और 2024 के इलेक्शन में ये बढ़ के 1.35 लाख करोड़ का खर्च हुआ। आप सोचिए, इतना अधिक पैसा हमारे एक चुनाव में खर्च होता है। बड़े राज्य में आ जाइए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इन सब राज्यों में अगर एवरेज आप निकालेंगे तो लगभग 30 से 40 हजार करोड़ का खर्च होता है एक चुनाव में। और ये पैसे कहां से आते हैं? ये पैसे आते हैं राजस्व, यानी जो मिडिल क्लास फैमिली या जो भी बिजनेस क्लास फैमिली विभिन्न तरह के टैक्स पे कर रहे हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉर्पोरेट, उससे ये राजस्व आ रहा है और उन पैसों से चुनाव हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो देश का बहुत बड़ा इकोनॉमी बूस्टर का काम कर सकता है। क्या इस इलेक्शन के माध्यम से या इस नए प्रयोजन के माध्यम से देश के इकोनॉमी को क्या प्रगति मिलेगी? क्या इस विषय पे चर्चा होगी इस डिबेट में? क्या कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे बड़े भाई चंद्रमोहन जी इस विषय पे भी बात करेंगे? क्या निरंजन जी भी इस मुद्दे पे उठाएंगे या ऊपर बातें करेंगे? देखिए निरंजन जी, मैं आपके एक बात से थोड़ा सा वो रखता हूं कि आपने स्टार्ट करते ही चंद्रमोहन जी पे, कांग्रेस पे अटैक कर दिया। अटैक का विषय नहीं है, देश का विषय है। और अगर हम सब कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, तो राष्ट्र के विषय को उठाया जाए, ना कि पक्षपात किया जाए किसी भी विषय पे। तो शनि भाई, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि छोटे पहलू यानी छोटे दल, इकोनॉमिक फायदे, रोजगार की चीजें, जो बॉटलनेक्स हैं मैनेजमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस पे क्या आपने कहा ओपन डोमेन में अवेलेबल है, क्या आपने पढ़ लिया ओपन डोमेन में? क्या सारी चीजों पे चर्चा हो गई या सारी चीजों को उल्लेख कर दिया गया? ये दीपिका जी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मैं फिर पुनः कहूंगा, बिल्कुल आशीष जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि सवाल कई सारे हैं और जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, हालांकि समय का अभाव है इसलिए चर्चा को यहीं रोकना चाहूंगी। लेकिन इस चर्चा में जिस तरह से आप लोगों ने भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कई बार वक्तव्य दिया गया। उन्होंने, जब हमने लोकसभा के चुनाव हुए तब भी हमने देखा कि किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन को मुद्दा बनाकर सामने पेश किया गया। लेकिन अब केंद्रीय कैबिनेट से इसे मंजूरी तो मिल गई है, आगे की राहें क्या कुछ होने वाली है, क्योंकि ये संविधान में संशोधन का विषय है, इसलिए हर एक विधानसभा से भी इसको पास होना जरूरी है। और जिस तरह से भी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि हर एक पहलू को देखकर ही ये आगे इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल संशय लगातार बरकरार है कि आगे की स्थिति क्या होगी।